ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अभ्यास श्रृंखला की 45वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय है अर्थशास्त्र। इसमें भाग ले रही हैं इग्नू में अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निधि तेवतिया। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। नमस्कार। कार्यक्रम अभ्यास के साथ हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त विनीता। अभ्यास एक ऐसा प्रोग्राम जहां हमारे लिसनर्स को जानकारी मिलती है किसी खास विषय पर, खासकर अगर उन्होंने खुद फरमाइश की हो। तो अर्थशास्त्र विषय है इस अंक का और हमारे साथ हैं इग्नू यानी इंदिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विद्यालय से निधि तेवतिया। तो उनका मैं स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगी। धन्यवाद मैम। यहाँ पर बच्चों ने कुछ सवाल आपके समक्ष रखे हैं, वो हम लेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम की जो परंपरा है उसमें हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट से। तो आइए सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट। केंद्रीय बजट बनाना। बजट के 4 चरण हैं, अर्थात व्यय और राजस्व का अनुमान, घाटे का पहला अनुमान, घाटे को कम करना और बजट की प्रस्तुति और अनुमोदन। ये प्रक्रिया विभिन्न मंत्रालयों द्वारा योजना और गैर योजनागत व्यय के प्रारंभिक अनुमान प्रदान करने के साथ शुरू होती है। सभी मंत्रालय को परिपत्र जारी करना, प्राप्त प्रस्तावों पर परामर्श, राजस्व का आवंटन, बजट पूर्व बैठकें, बजट मुद्रण, बजट की प्रस्तुति, वार्षिक बजट नीति आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग बीई बजट बनाने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है। बजट बनाने की प्रक्रिया अगस्त से सितंबर में शुरू होती है, यानी प्रस्तुति की तारीख से लगभग 6 महीने पहले। इसमें चरण शामिल होते हैं जिनमें सभी मंत्रालय को परिपत्र जारी करना, प्राप्त प्रस्तावों पर परामर्श, राजस्व का आवंटन, प्रति बजट बैठकें शामिल होती हैं। बाद में वित्त मंत्री और अन्य अधिकारी जो बजट के लिए दस्तावेजों की छपाई की प्रक्रिया को चिन्हित करते हैं, एक प्रक्रिया में शामिल होते हैं और अंत में लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। बातें चल रही हैं कार्यक्रम अभ्यास में, जहां हमने एक्सप्लेनर सेगमेंट अभी सुना और अब निधि तेवतिया के साथ हम फिर हैं इग्नू से है अर्थशास्त्र विभाग से और सवालों की लंबी फहरिस्त। तो पहला सवाल आपके लिए है, What are public goods and how are they different from private goods? Public goods are the goods which we see around a lot. They are not the goods which are absent from our close environment. To understand what are public goods, let us understand their features. उनके 2 features रहते हैं। पहला non-exclusion and दूसरा non-rival. So non-exclusion और non-rival क्या रहता है? अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं लेट अस से एक पार्क का, ठीक है, तो क्या उस पार्क में किसी का जाना वर्जित है? क्या उस पार्क में सभी लोग जा सकते हैं? क्या हमें उसके लिए पैसे देने की जरूरत है? तो अगर एक पब्लिक पार्क की हम बात करते हैं तो हमें कोई पैसे नहीं देने होते। मेरे साथ आप भी जा सकते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं पार्क में रोज खेलने आते हैं या व्यायाम करने आते हैं। तो क्या ये दर्शाता है? यह दर्शाता है कि मैं किसी को भी उस पार्क में आने से रोक नहीं सकती, मतलब नॉन एक्सक्लूजन। इसी तरीके से अगर मैं पार्क में हूं तो कोई और व्यक्ति भी उसी पार्क में बेंच पर बैठ सकता है, खेल सकता है, घूम सकता है। तो मेरे उस पार्क को कंज्यूम करने से बिल्कुल भी दूसरे इंसान की कंजम्पशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। इसका अर्थ है ये हुआ नॉन राइवल फीचर। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस नॉन एक्सक्लूसिव और नॉन राइवलनेस के फीचर्स को दर्शाता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है पब्लिक गुड। इसके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे कि डिफेंस सर्विसेज। सभी के लिए एक तरीके की डिफेंस सर्विसेज अवेलेबल है हमारे देश में। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जो आपको मिलता है वही मुझे मिलता है। स्ट्रीट लाइट और ऐसे अन्य कई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं पब्लिक गुड की। नाउ दूसरा हम भाग लें सवाल का कि प्राइवेट गुड से कैसे फर्क है। तो सिंपल सी बात है, ये जो 2 फीचर्स अभी बताए गए, नॉन एक्सक्लूजन एंड नॉन राइवल, इसी को हम कह देंगे एक्सक्लूजन एंड राइवल। सो इसके लिए मैं उदाहरण दूंगी, बड़ी सिंपल सी चीज,
लेट अस से सेब जो हम घर में खाते हैं, आप मार्केट गए, आपने मार्केट से जाके एप्पल्स खरीदे, आपने जो एप्पल्स खरीदे वो एप्पल्स कोई और नहीं खरीद सकता, तो आपने किसी और को एक्सक्लूड कर दिया उसी एप्पल को खरीदने से। तो अगर मैंने 1 किलो सेब खरीदे हैं, वही 1 किलो सेब मेरा पड़ोसी नहीं खरीद सकता क्योंकि मैं खरीद के लेके आ गई हूं बाजार से। दूसरा, अगर मैंने उस 1 किलो सेब में से एक सेब खा लिया है घर में और वही सेब मेरे परिवार का दूसरा सदस्य नहीं खा सकता, तो मेरे खाने से उसके खाने पर अफेक्ट हुआ, वो कहलाएगा राइवलनेस। सो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस विच शोज these two features of rivalness and exclusion, those products or services will be categorized as private goods, और public goods वो हुए जो नॉन राइवल है और नॉन एक्सक्लूसिव है। जी, अब बहुत बढ़िया। और ये बातें हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कार्यक्रम अभ्यास में आप अपने विचार भी शेयर कर सकते हैं और हमें ये बता सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है। तो इसकी जानकारी भी हमें आप देते रहें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर। और अगर आप व्हाट्सएप नहीं करना चाहते तो हमें मेल कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। दीदी तेवतिया है हमारे साथ और हम अगला सवाल उनके समक्ष रख रहे हैं और ये सवाल है, I am Nandita. I am from Delhi. My question is, what do we mean by demand for money? Why is money demanded by the individuals? ये बहुत ही अहम सवाल है और बहुत ही बेसिक। बहुत सारे लोग इस चीज को जनरली पता करना चाहते हैं कि पैसा तो हमारे पास रोज रहता है, हमारे घर में बहुत लोगों के पास में रहता है, थोड़ा या ज्यादा, और हम बचपन से ही पैसा देखते आते हैं घर में। लेकिन उसको फॉर्मली हम बात करें, टेक्निकली हम बात करें, तो ये डिमांड फॉर मनी है क्या चीज, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और क्यों हम पैसा अपने पास रखते हैं। सो जाहिर सी बात है, हमें चीजें खरीदनी है तो हम पैसा अपने पास रखते हैं, और कभी कभी हमें जरूरत ना पड़े, सडन रिक्वायरमेंट ना हो जाए पैसे की, तो इसलिए भी हम कुछ पैसा रखते हैं। और हम पैसा इसलिए भी रखते हैं कि अगर मुझे सपोज एक घर खरीदना है तो घर खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत है। हो सकता है मैं पैसा को इन्वेस्ट कर दूं और कल को जब मुझे घर खरीदना हो मैं उस इन्वेस्टमेंट की हेल्प से घर खरीद पाऊं। ये बड़ी आम चर्चा की बातें हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के संदर्भ में हम डिमांड फॉर मनी 3 कारणों से करते हैं, तो उनके टेक्निकल टर्म्स हम यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहला ट्रांजैक्शन डिमांड, मतलब मुझे ट्रांजैक्शंस करनी है, मुझे आटा, दाल, चीनी खरीदना है घर के लिए, तो मेरे पास में कुछ पैसा होना चाहिए। दूसरा प्रिकॉशनरी डिमांड, जैसे कि प्रिकॉशनरी तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वजह से मेरे परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाती है और मुझे सडनली उसको डॉक्टर के पास या अस्पताल ले जाना पड़ता है, तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। इसको हम कहते हैं मनी फॉर द रेनी डे ऑल्सो जी। और तीसरा जो हमारा मेन कारण रहता है मनी डिमांड का, वो है स्पेक्यूलेटिव डिमांड। ये डिमांड हमारी मनी की निकल के आती है उन कारणों से जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, कि हम अगर ये अंदाज लगाते हैं कि इकोनॉमी में हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स पे रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलने वाला है, तो हम पहले से ही कोशिश करेंगे वहां पर पैसा इन्वेस्ट करने की। और ये तीनों हुए डिमांड के कारण, हम क्यों मनी को डिमांड करते हैं। लेकिन डिमांड फॉर मनी है क्या? डिमांड फॉर मनी इन तीनों कारणों की वजह से वो पैसा जो हम अपने पास रखना चाहते हैं, और वो पैसा 2 चीजों पे ही डिपेंड करता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में, और दूसरा मेरी खुद की इनकम कितनी है। ये बात करी मैंने एक इंडिविजुअल के नजरिए से, लेकिन अगर मैं एक देश के नजरिए से बात करूं, एक मैक्रो लेवल पे बात करूं, तो मनी डिमांड पूरे इकोनॉमी का एक रहता है। तो पूरे इकोनॉमी का जो इनकम है, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कंट्री का या इकोनॉमी का मनी डिमांड। और जो एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है इकोनॉमी में, उस पर डिपेंड करता है मनी ऑफ डिमांड। द डिमांड फॉर मनी इज डिपेंडेंट ऑन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, मनी डिमांड भी बढ़ता जाता है, तो वी कैन से दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यही चीज ऑपोजिट हो जाती है जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। तो अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी डिमांड हमारी इकोनॉमी में कम हो जाती है। सो ये डिमांड फॉर मनी है, और ये उसके 3 कारण कि हम क्यों डिमांड करते हैं मनी को। और अब हम लेते हैं अगला सवाल, जो है, हेलो,
Priyanka this side. I'm calling from Rajasthan, and my question is, do we observe externalities in our day-to-day life? If yes, how? You know, again, this concept is very, very close to our day-to-day lives. A lot of people observe these phenomena in day-to-day life, but हम उसको अर्थशास्त्र के तरीके से नहीं देख पाते हैं। हाँ। तो एक्सटर्नैलिटीज होते क्या हैं? एक्सटर्नैलिटीज बहुत ही सिंपल सी चीज है। दो लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, और उसका बेनिफिट या उसका हार्म किसी तीसरे इंसान पर भी पहुंच जाता है। तो अगर आप सोचेंगे तो आपको अपने आसपास की दुनिया से काफी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे कि रात में लाउड स्पीकर चल रहा है, किसी का फंक्शन हो रहा है नेबर का, या नेबर के घर में म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, आप सोना चाहते हैं या आप पढ़ना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, या आपकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है और आपको रेस्ट चाहिए, तो आप ना तो वो म्यूजिक बजा रहे हैं, ना वो म्यूजिक सुनना चाहते हैं, ना आपके घर में, बिल्कुल बिल्कुल आपको सुनना पड़ रहा है। इससे आपको नेगेटिव यूटिलिटी मिलती है। तो जैसे कि अर्थशास्त्र में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, कि अगर मैं एक सेब खाती हूँ, मेरा मन है खाने का, तो उससे मुझे पॉजिटिव यूटिलिटी डिराइव होती है। और अगर इस केस में जैसा कि म्यूजिक चल रहा है, मुझे नहीं सुनना है, ना ही मैंने उसे ऑन किया, ना ही वो मेरे घर में चल रहा है, बट फिर भी मुझे उसे सहन या टॉलरेट करना पड़ता है, तो वो मुझे देता है नेगेटिव यूटिलिटी। तो एक्सटर्नैलिटी क्या हुआ? बिना मेरे डायरेक्ट पार्टी हुए मेरे ऊपर उस चीज का अफेक्ट आना। तो ऐसा हम बहुत देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि मेरे पड़ोसी का बहुत ही सुंदर गार्डन है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, गार्डन ग्राउंड फ्लोर पे है, मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से अच्छा मौसम है या मेरे पास समय है तो मैं बैठकर उसे देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने तो माली को पैसे नहीं दिए हैं, ना मेरे घर से कोई सामान गया है गार्डन की अपकीप और मेंटेनेंस के लिए, तो इससे मुझे पॉजिटिव यूटिलिटी डिराइव हो रही है बिना कुछ पेमेंट किए। तो ये हुई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तो एक्सटर्नैलिटीज दो किस्म की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जांपल मैंने लाउड स्पीकर का दिया, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्टील फैक्ट्री है, वो एक नदी के ऊपर, जहां से नदी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ऊपर की तरफ लोकेटेड है, और नीचे की तरफ एक फिशरी की फार्म लोकेटेड है। तो जब वो ऊपर से स्टील फैक्ट्री अपना पॉल्यूशन, अपना एमिटेंट्स डाल देती है उस रिवर में, उस नदी में, वही नदी का पानी खराब हो जाता है और नीचे आकर फिश प्रोडक्शन पे प्रॉब्लम करता है। तो फिशरी इज हैविंग नेगेटिव यूटिलिटी ड्यू टू द एक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, एंड फिशरी वुड वांट दैट द स्टील फैक्ट्री डजंट एग्जिस्ट देयर। ऐसा ही एक है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का एग्जांपल, इनॉक्यूलेशन ऑफ अ क्लासमेट। जैसे कि आप क्लास में 20 या 25 लोग हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी के अगेंस्ट आपने वैक्सीनेशन ले लिया है जिससे कि औरों को भी फायदा पहुंचेगा। तो वैक्सीनेशन आपने लिया, आप अस्पताल गए या क्लिनिक गए, आप ही ने उसका पैसा पे किया, लेकिन उसका बेनिफिट आपके क्लासमेट्स को मिल रहा है क्योंकि आप उनके साथ समय बिताते हैं और उनको वो बीमारी अभी नहीं लगेगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ से हम ऑब्जर्व करते हैं एक्सटर्नैलिटीज कॉन्सेप्ट पे। मैम, ये एग्जाम्पल जब आप दे रही हैं तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ज्यादा काफी दिनों तक इसको अपने जहन में रख पाएंगे और उसको जब एग्जाम्स देंगे तो उन्हें ये एग्जाम्पल्स काफी हद तक हेल्प करने वाली है। तो हम अब अगला सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम रीता झा है और मेरा सवाल है, क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि स्थिर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और कम मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में छोड़ दिया है? कारण दें। स्टेडी जीडीपी जो है उसको एक अच्छी चीज मानी जाती है किसी भी इकोनॉमी में, और ऐसे ही लो इन्फ्लेशन भी लोग अच्छा मानते हैं। एक लेमैन उस चीज को एक अच्छा चीज मानता है कि अगर हमारे इकोनॉमी में लो इन्फ्लेशन है मतलब महंगाई कम है। लेकिन अगर आप इन दोनों की कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं? तो पहले बात करते हैं स्टेडी स्टेट जीडीपी की, कि एक स्टेडी ग्रोथ चल रहा है जीडीपी का। तो स्टेडी स्टेट इकोनॉमी जो होती है वो क्या करती है? वो तरीके निकालती है कि हम प्रोडक्शन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, इन दोनों के बीच एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम रखें। दूसरी तरफ जैसे जैसे बर्थ रेट मैच करता जाता है एक इकोनॉमी के डेथ रेट से, उस समय पर हम प्रोडक्शन रेट को स्टेबल कर सकते हैं। ये प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, ये हमें डेटा पता होना चाहिए, तभी हम प्रोडक्शन को मैच कर पाएंगे। सो जितना कंजम्पशन हो रहा है गुड्स का उतना ही आप प्रोडक्शन ऊपर से ऐड कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज का लेवल है वो एक स्टेडी स्टेट पे मेंटेन कर रहा है।
तो ये हुआ स्टेडी स्टेट इकोनॉमी या फिर स्टेडी जीडीपी ग्रोथ। तो लेट्स से 4% जीडीपी है अगर, तो 4% पे हम उसे मेंटेन कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे स्टेडी जीडीपी ग्रोथ। अब अगला जो इसके अंदर सवाल का हिस्सा है लो इन्फ्लेशन। अब लो इन्फ्लेशन एक सुनने में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है कि महंगाई कम है, सब लोग सब चीज अफोर्ड कर पाएंगे, महंगाई नहीं होनी चाहिए ज्यादा। लेकिन लो इन्फ्लेशन के अपने कुछ नुकसान हैं। हर इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा रहता है, जैसे कि हम कहते हैं थोड़ा शुगर अच्छा रहता है सेहत के लिए, उसी तरीके से थोड़ा इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा रहता है। तो समझते हैं कैसे। तो लो इन्फ्लेशन जो है वो सिग्नल करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की तरफ। एक इकोनॉमी वीक हो सकती है और लो इन्फ्लेशन का मतलब है इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने वाला इंसान थोड़ा हिचकिचाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट को रोकेगा। इन्वेस्टमेंट रुकने से प्रोडक्शन पे असर आता है, और किसी भी फैक्ट्री में लेटेस्ट से प्रोडक्शन नीचे जाता है अगर, तो ऑब्वियसली वहां के एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया जाएगा, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। सो उस समय पर अगर मानिए मुझे ले ऑफ कर दिया गया है ऐसे समय पर कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, मेरा मालिक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, वो कहता है कम प्रोडक्शन करो, तो मुझे कम वर्कर चाहिए। मुझे अगर ले ऑफ किया गया, मुझे अगर एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया गया, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने घर के खर्च को टाइट कर दूंगी। मैं अपनी पॉकेट में से पैसे नहीं निकालना चाहूंगी, बहुत जरूरी खर्चा होगा तो मैं करूंगी। इससे क्या रहेगा आगे, बजट, इसके आगे मेरा बजट तो डेफिनेटली अफेक्ट रहेगा, यस, लेकिन इसके आगे मार्केट में सिग्नल ये जाएगा कि डिमांड ही नहीं है आपके प्रोडक्ट का, लोग खरीदने नहीं आ रहे हैं। बट लेकिन कंस्ट्रेंट्स कहीं और है, कंस्ट्रेंट्स कहीं और है जी। तो ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। स्टार्ट हुई कहानी फैक्ट्री से, फैक्ट्री ने कहा मुझे कम प्रोड्यूस करना है, आप अपने घर बैठिए, मुझे आपको जॉब नहीं देना है। आप घर में रहे, आपने अपना पॉकेट टाइट किया और आपने डिमांड करना कम कर दिया। जब आप डिमांड कम करेंगे तो फैक्ट्री पे फिर से असर आएगा और वो फैक्ट्री फिर से कम प्रोड्यूस करेगी। तो एक सर्कल बन जाता है। तो ये एक लो इन्फ्लेशन का साइड इफेक्ट है। एट द एंड आई वुड से दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेडी जीडीपी ग्रोथ एज वेल एज लो इन्फ्लेशन is not very good for an economy, even if they look like a very good situation separately, but together they don't work very well for an economy. Okay, so now it's time to take a break, और ये ब्रेक हम फैक्ट फाइल से लेते हैं, और फैक्ट फाइल सुना रही हैं दीपमाला। केंद्रीय बजट बनाना। बजट के 4 चरण हैं, अर्थात व्यय और राजस्व का अनुमान, घाटे का पहला अनुमान, घाटे को कम करना और बजट की प्रस्तुति और अनुमोदन। ये प्रक्रिया विभिन्न मंत्रालयों द्वारा योजना और गैर योजनागत व्यय के प्रारंभिक अनुमान प्रदान करने के साथ शुरू होती है। प्राप्त प्रस्तावों पर परामर्श करना, राजस्व का आवंटन, बजट पूर्व बैठकें, बजट मुद्रण, बजट की प्रस्तुति, वार्षिक बजट नीति आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट बनाने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है। बजट बनाने की प्रक्रिया अगस्त से सितंबर में शुरू होती है, यानी प्रस्तुति की तारीख से लगभग 6 महीने पहले। इसमें चरण शामिल होते हैं, जिनमें सभी मंत्रालयों को परिपत्र जारी करना, प्राप्त प्रस्तावों पर परामर्श करना, राजस्व का आवंटन करना, प्रति बजट बैठकें शामिल होती हैं। बाद में वित्त मंत्री और अन्य अधिकारी अन्य समारोहों में भाग लेते हैं, जो बजट के लिए दस्तावेजों की छपाई की प्रक्रिया को चिन्हित करता है, और अंत में लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। थैंक यू दीपमाला। फैक्ट फाइल के बाद हम फिर हाजिर हैं कार्यक्रम अभ्यास में। कुछ सवाल और हैं हमारे पास, लेकिन हम एक और ब्रेक लेते हैं, वो है म्यूजिकल ब्रेक। तो म्यूजिकल ब्रेक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी गेस्ट से, मेहमान से, कि वो एक गाना अपनी पसंद का बताएं जो हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। खासकर वो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूरत होती है एक बढ़िया सा गाना सुनने की। तो चलिए आपकी पसंद का गाना हम सुनते हैं।
गाने के बाद हम फिर हाजिर हैं और हमारे पास कुछ एक सवाल। My name is Manish Kanwal and I'm from Rishikesh. Please explain Chamberlain's concept of excess capacity under monopolistic competition. सो मार्केट के कई टाइप होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो उनमें से ये एक है। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर रहता है कि कुछ फर्म्स होते हैं, मतलब कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं और काफी सारे बायर्स होते हैं। तो बायर्स में तो बहुत कंपटीशन है आपस में चीज खरीदने के लिए, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास में थोड़ी पावर है, क्योंकि वो थोड़े हैं नंबर में, वो इकट्ठे भी हो सकते हैं, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन सेट करके फिर प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस हैं कंज्यूमर के। तो अब एक्सेस कैपेसिटी क्या है, ये चैम्बरलिन का कॉन्सेप्ट है। चैम्बरलिन द पर्सन हु गेव अस दिस कॉन्सेप्ट। तो ये एक्सेस कैपेसिटी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप मानिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपका जो प्लांट है जिसको कि लेटर से फैक्ट्री हम कहते हैं, तो फैक्ट्री के अंदर अगर आपके 100 शर्ट एक दिन में बन सकते हैं, वो उसकी हुई कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब इस टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, आपकी वो कैपेसिटी अप टू द मार्क यूज नहीं हो रही है। आप बना तो 100 सकते हैं एक दिन में, लेकिन आप 100 नहीं बना रहे हैं, लेटर से आप 80 बना रहे हैं। तो 80 और 100 का जो गैप है 20 का, वो हुआ एक्सेस कैपेसिटी। सो ये क्यों होता है? अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड it is downward sloping due to the absence of perfect competition and due to non-homogeneous product. So non-homogeneous product क्या हुआ? एक जैसा प्रोडक्ट नहीं है हर प्रोड्यूसर का। तो जब एक जैसा प्रोडक्ट नहीं है तो उसके डिमांड करने वाले भी अलग लोग होंगे। जैसे कि सोप की इंडस्ट्री बात करें, शैम्पू की इंडस्ट्री की बात करें, आप और हम यूज करते हैं ये चीजें डे टू डे लाइफ में, लेकिन आप जो शैम्पू यूज करते होंगे शायद मैं वो शैम्पू यूज ना करती हूँ, या मैंने कभी यूज किया हो और वो मेरे लिए ठीक ना हो। तो आप शायद एक ब्रांड के लॉयल कस्टमर रहेंगे शैम्पू के लिए, और मैं शायद दूसरे ब्रांड के लिए लॉयल कस्टमर रहूंगी। इसको कहते हैं फायदा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। बहुत बार प्रोडक्ट कुछ खास फर्क नहीं होता, आपका भी शैम्पू है, मेरा भी शैम्पू ही है, लेकिन उसकी पैकेजिंग, उसका कलर, उसकी फ्रेग्रेंस, मार्केटिंग, बिल्कुल सही। तो इन चीजों की वजह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है और अपने अपने कस्टमर्स उनके बन जाते हैं। बहुत कम कस्टमर्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, जो अच्छा नहीं मैं वो वाला ले लेती हूँ शैम्पू या वो वाला ले लेती हूँ, लेकिन एक बार आपको जो सूट कर जाता है आप उसी पे स्टिक करते हैं। तो उस वजह से आपका जो सिग्नल आप दे रहे हैं मार्केट में कि ये मुझे चाहिए, ये मेरा डिमांड है, वो जो फर्म है जो बना रही है वो शैम्पू, उसके लिए एक डाउनवर्ड फेसिंग डिमांड कर्व निकल के आता है। तो जैसे ही वो डाउनवर्ड फेसिंग डिमांड कर्व देखती है वो फर्म, वो कभी भी फुल कैपेसिटी पे अपने वर्क नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो 80 और 100 के बीच का जो गैप है वो रहा एक्सेस कैपेसिटी। ओके, एंड नाउ इस सेशन का आखिरी सवाल। My name is Tarun Garg. I am from Gujarat. My question is, what do you mean by market failure and what are the reasons of market failure? सबसे पहले हम समझ लेते हैं मार्केट फेलियर के रीजंस। मार्केट फेलियर के रीजन होते हैं जैसे कि पब्लिक गुड, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि पब्लिक गुड कौन से गुड्स होते हैं। तो उन गुड्स के लिए जैसे कि सनलाइट, डिफेंस, लाइट हाउस, पब्लिक पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स, इनकी कोई मार्केट नहीं है। हम कोई डिमांड नहीं करते, हम कहीं जाके खरीदते नहीं है कि मुझे एक स्ट्रीट लाइट चाहिए, हमें उसका प्राइस भी नहीं पता, किसी ने हमें ये भी नहीं कहा ये स्ट्रीट लाइट इतने रुपए का है। तो ये जो सिनेरियो है ये अर्थशास्त्र में जो हम मार्केट को डिफाइन करते हैं उस हिसाब से नहीं है, इसकी मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम कहेंगे मिसिंग मार्केट्स। मिसिंग मार्केट्स इज वन ऑफ द रीजन ऑफ मार्केट फेलियर। दूसरा एक्सटर्नैलिटीज, जिसकी बात हमने पहले की, कि अगर मुझे कोई फायदा या नुकसान होता है बिना उस प्रोडक्ट सर्विस को खरीदे या बेचे हुए, तो मैं उसका हिस्सा हूं, मैं उस ट्रांजैक्शन की पार्टी बन चुकी हूं, लेकिन मैंने ना पैसा दिया ना पैसा लिया, लेकिन कुछ बेनिफिट हो रहा है या मुझे हार्म हो रहा है उस चीज से। तो इस केस में भी, एक्सटर्नैलिटीज के केस में भी मार्केट काम नहीं करती है ठीक से। जैसा कि स्मोक और नॉन स्मोक की बात करें, एक छोटा सा उदाहरण, एक कमरे में 2 रूममेट्स रहते हैं, एक रूममेट स्मोक करता है, दूसरा नहीं करता है, तो एक के स्मोक करने की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पड़ रही है दूसरे पर जो कि नॉन स्मोकर है, उसको भी उसी के साथ रहना पड़ रहा है, ना उसने सिगरेट खरीदा ना उसने सिगरेट का कंजम्पशन किया, लेकिन वो पैसिव स्मोकर हो गया।
तो उस केस में भी हम डिमांड सप्लाई का एनालिसिस नहीं लगा पाते हैं, तो उसको भी कहेंगे मार्केट फेलियर का एक रीजन। अगला हमारा फैक्टर रहता है मार्केट फेलियर का एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। सो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज रहते हैं जिसपे किसी का क्लियर राइट नहीं होता। जैसे कि आप मानिए एक गांव में रहते हैं और आपके पास बहुत सारे कैटल है जिसको आपको रोज खाना देना है, और आप उसको बाहर ले जाते हैं कॉमन ग्रेजिंग लैंड पे। जैसे कि गांव में अक्सर हम पाते हैं कि खुले मैदान हैं और घास उगी है, और आप वहां पे अपने गाय को, भैंस को चारा दे पाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। आपने कुछ नहीं किया, आप बस लेके चले गए, उन्होंने खाना खा लिया, आप उन्हें लेके आ गए। तो ऐसे ही आप जैसे बहुत सारे और लोग भी होंगे गांव में जो ऐसा ही व्यवहार करेंगे, जिस वजह से क्या होगा कि वो ग्रीन पेस्चर जो है, जो कि मैदान है हरा भरा, उसकी सारी घास को खा लिया जाएगा और दोबारा घास उगने में टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज या एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट, उस केस में भी हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या चीज है और कैसे उनका इंटरैक्शन होगा और कैसे मार्केट वर्क करेगी। इसीलिए मार्केट फेलियर का ये भी एक कारण है। आखिरी कारण जो मार्केट फेलियर का मैं बताऊंगी वो है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन का सिमेट्रिकल ना होना, मींस एक जैसा ना होना, यूनिफॉर्म ना होना। अब इंफॉर्मेशन कौन सी और किसके लिए? इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड और द सर्विस विद द सप्लायर्स और विद द बायर्स। तो हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर में बात करते हैं कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन है सप्लायर और बायर के पास, लेकिन जैसे ही ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन हिल जाती है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है एक पार्टी के पास, या लेट से एक के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, एक के पास कम इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में, तो वहां भी मार्केट फेलियर होता है। इसका उदाहरण मैं दूंगी, बहुत सिंपल। जैसे कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट, डॉक्टर और पेशेंट एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुए। जैसे कि पेशेंट गया डॉक्टर के पास और उसने कहा जी मुझे ये तकलीफ है, और डॉक्टर ने उसको दवाई दी या कुछ टेस्ट भी लिखे। अब इस सिचुएशन में द पेशेंट does not have any information whether the doctor is prescribing the correct medicines or giving the correct tests for him. So what we as patients do, we rely on the doctor's information and we go by it. But we never know whether it was required or not. हो सकता है मुझे 2 टेस्ट की आवश्यकता हो और डॉक्टर ने मुझे 4 टेस्ट लिख दिए हो सकता है मुझे एंटीबायोटिक की जरूरत ना हो लेकिन डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया हो। क्योंकि मैं बीमारी को नहीं जानती, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन इस समय पर कम है और एक डॉक्टर के पास ज्यादा है। ऐसा ही सेम केस है सेकंड हैंड कार्स का। जो सेकंड हैंड कार्स को बेच रहा है उसको ज्यादा पता है कि उस कार की क्या कंडीशन है एज कंपेयर टू जो सेकंड हैंड कार्स खरीद रहा है। तीसरा उदाहरण हो सकता है एक लॉयर और क्लाइंट का। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जो कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन दर्शाते हैं कि यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन नहीं है दोनों पार्टीज के पास जो डिमांड और सप्लाई पे इन्वॉल्व है। तो आज हमारे साथ रही डॉक्टर निधि नेवातिया और उन्होंने बहुत सारे सवालों के बहुत ही उम्दा जवाब दिए। सारे के सारे जवाब में बहुत एग्जाम्पल्स थे, तो आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा। तो इसके साथ मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते हम आपको ये बता दें कि हमारा अगला विषय होगा समाजशास्त्र का। तो आप हमें अपने सवाल जल्द से जल्द भेजें। तो मुझे दें इजाजत, नमस्कार। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभ्यास श्रृंखला की 45वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय था अर्थशास्त्र। इसमें भाग ले रही थी इग्नू में अर्थशास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निधि तेवतिया। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।